हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम सुपर डुपर हिट चल रही होगी। जी हाँ, मैं विजेतानंद और आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अधातु के रासायनिक गुण। हमने धातु के रासायनिक गुण पूरी तरह से पढ़ लिया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अधातु के रासायनिक गुण। अभी तक जितना भी वीडियो बन चुका है वो आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। जाइए, एकलव्य वाटिका के प्लेलिस्ट में जाइए, अग्नि बैच नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पर जाइए। वहां पर आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा जो अभी तक मैंने पढ़ा रखा है। अभी तक मैंने विद्युत धारा चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कर दिया। केमिस्ट्री में बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर वो भी कंप्लीट कर लिया, और अम्ल भस्म एवं लवण जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर लिया। और फाइनली अभी हम पढ़ रहे हैं धातु एवं अधातु चैप्टर, वो भी बहुत जल्दी खत्म ही होने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अधातु का अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ हो जाए ना तो क्या होने वाला है। तो चलिए बच्चों, आप लोग लिखिएगा, मैं मार्कर लेता हूं। पहले लिख देता हूं कि अगर अधातु का अभिक्रिया, धातु का अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो अधातु का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? अधातु का ऑक्साइड। अब समझने वाला बात क्या है ये समझिए। अधातु का अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो अधातु का ऑक्साइड बनता है। अगर मैं, अच्छा आयुष आप बताइएगा कि दो अधातु का नाम बताइए, दो अधातु का नाम बताइए जल्दी से, समय नहीं है। विपाशा? कार्बन सल्फर। ठीक है, वेरी गुड, कार्बन और सल्फर। अच्छा, और भी अगर आपको नाम याद है तो बोलते रहिए। तो क्लोरीन और सल्फर। अभी तो बोले सल्फर। पोटेशियम। पोटेशियम नहीं, पोटेशियम तो मेटल है यानी धातु है वो। कैल्शियम भी धातु है। ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा अधातु तो है। समझ में आया? तो अगर अधातु का अभिक्रिया आप ऑक्सीजन के साथ कर दो तो अधातु का ही ऑक्साइड आपको मिलता है। देखिए भाई, अधातु बहुत सारा होता है। क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, सल्फर होता है ना। ये सारा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये सारा क्या है बच्चों? ये सारा तो नॉन मेटल है यानी अधातु है। क्या है? अधातु। और ये सारा का अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ हो जाए, ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो क्या होगा? पहला नंबर, सभी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे अधातु होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, सल्फर। क्या ले लिया मैंने? सल्फर। और इसका अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराया, तो जोर से बोलेंगे क्या बनेगा आगे? सल्फर डाइऑक्साइड। यस, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो S और यहां पर O2 घुसा दीजिए, इसमें क्या बन गया? SO2। ये जो सल्फर होता है वो कौन अवस्था में होता है? सॉलिड, यानी ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड। ये ऑक्सीजन किस अवस्था में होता है? गैस। और ये सल्फर डाइऑक्साइड किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताया था कि अगर अधातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगा तो अधातु ऑक्साइड बनेगा। तो ये सल्फर क्या है? आप बताइए, सल्फर क्या है? अधातु है। और ये क्या है? ये ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया? अधातु का ऑक्साइड बना। सल्फर एक अधातु है और ये ऑक्सीजन दिख रहा है तो अधातु का ऑक्साइड बना। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? अधातु ऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड है। देख रहे हो भाई, मैं कितना समझा के पढ़ाता हूं, है ना। इतना लेवल को पूरा नीचे किया हुआ हूं, पूरा लेवल नीचे करके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अभी बहुत सारा चीज इसमें बताने वाला हूं। और देखो, अब देखो मैं क्या कर लूं। अगर हम कार्बन ले ले, कार्बन क्या है? अधातु है। और इसका अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ करा दे तो क्या बनेगा? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सरल है ये तो। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, सॉलिड। ऑक्सीजन किस अवस्था में पाया जाता है? गैस। तो जी लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में पाया जाता है? गैस। अरे कार्बन डाइऑक्साइड, सुनो, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग भी देखते रहिए।
चलिए विपाशा बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस अवस्था में हम लोगों को मिल सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड किस किस अवस्था में हम लोगों को मिल सकता है? तीनों। तीनों में नहीं मिल सकता, दो ही में मिलता है। बताओ बताओ बताओ। लिक्विड गैस। नहीं, उल्टा, लिक्विड में तो मिलता ही नहीं है। यानी द्रव अवस्था में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही नहीं सकता, दो अवस्था में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तो मिलता ही है, तो सभी जानते हैं। हम लोग देखो, हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन हमने अंदर डाला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, तो हमने बाहर जो निकाला वो तो गैस है ना। और अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में भी हो सकता है। अरे इतना अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं पता है? ड्राई आइस के बारे में पता है? सूखा बर्फ, शुष्क बर्फ। अरे मैं कैसे बताऊं? हाँ, वो जो आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला जो होता है, जो लाल लाल रहता है, गरी उरी में देखे होंगे आप लोग, तो उसमें से अगर उसका मतलब स्विच होता है, मतलब दाबने वाला होता है, जैसे ही दाबते हैं तो वहां पर एक रिएक्शन होता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी में निकलता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलता है ना, वही उसी को बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। गैस होता है। नहीं, वो ठोस अवस्था में होता है। मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है? तो यहां पर कार्बन दो अवस्था में मिल सकता है, एक ठोस में और एक गैस में, द्रव में नहीं मिलता। तो ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, एक और ले लूं मैं, ये सल्फर का ले लिया, ये हमने कार्बन ले लिया, एक नाइट्रोजन भी ले लेता हूं। नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो चलो आयुष जी आप बताइए क्या बनेगा जल्दी। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सॉलिड, यहां पर नाइट्रोजन गैस में होगा भाई। यहां पर ये नाइट्रोजन गैस में, यहां ऑक्सीजन भी गैस में, और यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, वो भी गैस में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अधातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अधातु का ऑक्साइड बना रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं SO2, NCO2 और NO2, ये सारे क्या है? अधातु के ऑक्साइड हैं, है ना। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही मस्त बात आप लोगों को बताता हूं कि ये जो आपको अधातु ऑक्साइड दिख रहे हैं, ये जो हमारे अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं? एसिडिक। बहुत अच्छा, अम्लीय गुण के होते हैं, इनके अंदर अम्लीय गुण होता है। मैंने आपको बहुत पहले मतलब पिछले क्लास में भी बताया था, बहुत पहले की बात नहीं है, मैं बहुत जगह पढ़ाता हूँ इसीलिए बोला जाता है बहुत पहले, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, मैंने पढ़ाया था ना कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय गुण के होते हैं, है ना, बेसिक होता है। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे हम अधातु का ऑक्साइड तो यहाँ पे ले ही लिए हैं, धातु का ऑक्साइड बात करें तो CaO, MgO, है ना, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा Na2O, K2O, है ना, ये सारा क्या है, LiO, है ना, BeO, ये सारा आपको क्या दिख रहा है? ये सारा धातु का ऑक्साइड है। देख रहे हैं यहाँ पर ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारा क्या है? धातु है, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसको धातु का ऑक्साइड बोलेंगे। और ये जो धातु का ऑक्साइड होता है, ये जो अपना धातु का ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है? ये बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। और कोई भी चीज अगर क्षारीय रहे तो वो क्या करेगा? लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहां पर अधातु के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो अधातु के ऑक्साइड है, अगर ये अम्लीय गुण का है तो ये क्या करेगा? ये नीला लिटमस को क्या करेगा? लाल कर देगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आ गया समझ में? कहीं से भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई? चलिए, इतना चीज आप लोग नोट करें, आप लोग जल्दी से करें नोट। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा हम मिटाएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करेंगे। चलिए देखिए, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही मजेदार बात करते हैं कि हमारा जो
अधातु का ऑक्साइड होता है, हमारा जो अधातु का ऑक्साइड होता है, अगर इसका अभिक्रिया आप जल के साथ करवा दें, क्या चीज के साथ, अधातु का ऑक्साइड का अभिक्रिया जल के साथ करवा दे, तो यहां पर एक अम्ल का निर्माण हो जाता है, यानी एसिड का निर्माण हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बोल दिए, भाई सही बोल रहा हूं, आप लोग भी समझ में आया ना कि अगर अधातु ऑक्साइड का अभिक्रिया कोई जल के साथ करवा दे तो अम्ल बनेगा। ये चीज अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बता रहा हूं कैसे। अभी अधातु का ऑक्साइड आप लोगों को पता है कौन कौन है, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों को अभी ले लेके देखेंगे और अभी ये भी बताएंगे कि कौन कौन अम्ल बनने वाला है। देखो पहले हम ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये अधातु का ऑक्साइड हो गया। यहां पर जल ले लो, तो यहां पर जल ले लेते हैं, जल। अब ये अभिक्रिया करेगा तो जानते हो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा H2SO4, वेरी गुड, H2SO4 जो कि होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देख रहे हो, इसके अंदर अम्लीय गुण होगा तभी तो जल के साथ मिलके यहां पर H2SO4 अम्ल बनाया, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये गैस में होगा, ये द्रव अवस्था में होगा और ये एक्वस में होगा। एक्वस जानते हो, कोई भी चीज का ना जो पानी वाला विलयन होगा, जलीय जो विलयन होगा उसी को एक्वस विलयन बोलते हैं। जैसे दूसरा बात करें, दूसरा यहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया जल के साथ करवा दो, बहुत बढ़िया, कार्बोनिक एसिड बनेगा। कैसे, तो देखो यहां पर ये H2 है, अब देखो यहां पर कोई बात ही नहीं है, देखो H2 है ना, ये पहले आएगा कहेगा H2O बेटा, चलो भाई H2 जो है ना CO2 को कहेगा आप मिल जाओ बेटा, मेरे साथ मिल जाओ, तो यहां पर पहले H2 है तो यहां पर लिखेंगे H2। अब ये CO2 कहेगा अरे भैया हमरो ले जाओ, तो चलो इसके साथ CO2 मिल गया, और ये ऑक्सीजन कहेगा अरे तुम लोग चल गया, हमें कहा, तो कहेगा आ बेटा तू भी मिल जा, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन भी यहां चला है तो कितना ऑक्सीजन हो गया, 3 गो, तो H2CO3, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। यहां पर ये गैस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ही यहां पर लिया जाता है, और ये लिक्विड में होगा द्रव अवस्था में, और ये जलीय विलयन होगा इसका। देखो ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन ही तो H2CO3 होगा। आगे एक और ले लेते हैं NO2 को। NO2 ये क्या है, अधातु का ऑक्साइड है। नाम क्या है इसका, बोलना जरा जोर से, अधातु का ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया हम जल के साथ करवा रहे हैं, किसके साथ, जल के साथ, तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। यहां पर जो NO2 होता है वो गैस में होता है, ये लिक्विड में होगा और ये एक्वस अवस्था में होगा, तो यहां पर नाइट्रिक अम्ल बनता है। क्या, नाइट्रिक अम्ल बनता है, जो कि बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, बहुत खतरनाक अम्ल होता है। तो मेरा फोकस बस यही आपको बताना था कि अगर अधातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होता है तो अधातु का ऑक्साइड बनता है, और ये जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय गुण का होता है। क्या होता है, अम्लीय गुण का होता है। अगर ये अम्लीय गुण का होगा तो इसका pH जो होगा, pH, अगर हम इसके pH की बात करें तो वो क्या होगा, 7 से, इसका pH 7 से कम होगा, है ना, समझ में आया। pH के बारे में जानते हो ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर कोई चीज अम्लीय है तो उसका pH 7 से कम ही होगा, ठीक है। तो यही बात था, अगर अधातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्या बनता है, अधातु का ऑक्साइड बनता है, वो अम्लीय होता है, उसका pH 7 से कम होगा। मैंने रिएक्शन भी बता दिया, ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले जल्दी से। तो बच्चों ये आपने नोट किया होगा, मैं यहां पर थोड़ा मिटाता हूं और एक और बात बढ़िया सा डिस्कस कर देता हूं, जो कि क्या है, देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी उदासीन, क्या, उदासीन ऑक्साइड।
उदासीन ऑक्साइड के बारे में। देखो भाई, उदासीन ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए, कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड यानी कुछ अधातु के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो न तो अम्लीय गुण के होते हैं न ही क्षारीय गुण के होते हैं, वो एकदम उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। NO, ये क्या है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ETC, ये सारे क्या होते हैं? उदासीन ऑक्साइड होते हैं। ये ना तो अम्लीय गुण के होते हैं न ही क्षारीय गुण के होते हैं, ठीक है। तो ये इसका pH कैसा होगा? इसका pH 7 के बराबर होगा। इसका pH जो होगा वो 7 के बराबर होगा। और यूनिवर्सल सूचक में, यूनिवर्सल इंडिकेटर में यह कैसा रंग देगा? बोलो विपाशा। व्हाइट रंग देगा। व्हाइट रंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यूनिवर्सल इंडिकेटर में। ऑप्शन क्या देना? 7 अगर किसी का pH आ गया तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में उसका रंग होगा हरा। क्या होगा? हरा। अगर ये उदासीन है तो फिनोल्फेथलीन सूचक में ये कैसा रंग देगा? क्वेश्चन पूछ रहे, जवाब दो। फिनोल्फेथलीन सूचक हम पढ़ाए थे या आप लोग के सर पढ़ाए होंगे, आप जहां कोचिंग जाते हैं। तो फिनोल्फेथलीन जो सूचक होता है उसमें उदासीन ऑक्साइड कैसा रंग देगा? नो चेंज, यानी फिनोल्फेथलीन का जैसा रंग रहेगा वैसा ही रंग हो जाएगा, यानी कलरलेस, यानी रंगहीन कलर देगा, ठीक है। अगर यहीं पर कोई धातु का ऑक्साइड अगर हम फिनोल्फेथलीन में डाल देते, समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अपने दिमाग को शार्प करो, क्या? तेज बनाओ। कलरलेस नहीं होगा, हाँ पिंक होगा। क्यों? तो देखो, फिनोल्फेथलीन जो होता है यह एक ऐसा सूचक होता है जो अम्लीय में कोई कलर नहीं देगा, लेकिन क्षारीय जैसे ही कोई चीज उसमें डाल दो तो उसका रंग जो है पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? और धातु के ऑक्साइड तो क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर, यानी क्षारीय गुण के होते हैं। अब जैसे ही फिनोल्फेथलीन में जाएगा तो क्या कर देगा? रंगहीन से तुरंत बदल जाएगा पिंक में, यानी गुलाबी में बन जाता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CBSE में बहुत ये क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड में तो हम नहीं कहेंगे, बिहार बोर्ड में इजी क्वेश्चन ही आता है, लेकिन CBSE में घुमा के पूछ सकता है ये सारा क्वेश्चन। तो ये सारा समझ में आ गया? इसको नोट करिए। तो नोट तो कर लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, यहां पर ध्यान दें। क्या है कि अधातु का अभिक्रिया अगर जल के साथ हो जाए तो क्या होगा? मैंने एक ही बार ले लिया है। उसके बाद अगर अधातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ हो जाए तो क्या होगा? जिस तरह से धातु में लिए थे ना, उसी तरह से अधातु में ले रहे हैं। अब अधातु का अभिक्रिया लवणीय विलयन के साथ हो, लवणी नहीं, तार वाला लवणी की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। मैं एक बात कर रहा हूं लवणीय विलयन यानी सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। पहला नंबर, अगर अधातु का अभिक्रिया जल के साथ होगा तो यह अभिक्रिया होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं होता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, वो बोलेंगे क्यों सर काहे नहीं होता है? तो देख लो भाई, ये सारा है खेल किसका? सक्रियता श्रेणी का, यानी रिएक्टिविटी सीरीज का, है ना। यानी मान के चलो अधातु के पास इतना क्षमता ही नहीं है कि हाइड्रोजन को एक लात मार के उसको घर से बाहर निकाल दे। जो हाइड्रोजन को एक लात, वैसा अधातु जो हाइड्रोजन को एक लात मार के उसको बाहर कर देगा, तभी तो अभिक्रिया होगा ना। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, ले लूं कोई सा एक अधातु ले लो, आप कोई एक अधातु ले लो और उसका अभिक्रिया आप जल के साथ करवा दो, है ना। पहला नंबर, अब अधातु में इतना दम ही नहीं है कि यह हाइड्रोजन को बाहर निकाल पाए।
अधातु में इतना दम नहीं है कि एक लात मार के हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाले। अगर यहां से अगर ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा तो यहां पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और यहां पर एक रिएक्शन भी, यहां पर एक प्रोडक्ट भी बनेगा जो यहां पर होगा, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन अधातु जितने भी होते हैं उनको इतना औकात नहीं है कि भाई साहब हाइड्रोजन को यहां से उसको बाहर निकाल पाए, और अगर हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाया तो अभिक्रिया नहीं होगी। इसीलिए अधातु का अभिक्रिया जल के साथ हो ही नहीं सकता है। सिंपल सा बात है। अगर ऐसा रहता, अगर अधातु का अभिक्रिया जल के साथ हो जाता तो वही गड़बड़ हो जाता। जैसे अधातु, बहुत सारा अधातु, जैसे कार्बन है, कार्बन का अभिक्रिया जल के साथ हो जाता, पता चलता है मोबाइल के बैटरी में कार्बन लग जाता है तो उसमें अभिक्रिया हो जाता है ना। अब जैसे बहुत सारा है, जैसे यहाँ कुर्सी टेबुल है, वो भी तो अधातु ही है ना। और भी सारा चीज अधातु, उस पर जल गिर जाता, अभिक्रिया हो जाता। कुर्सी है, ये भी अधातु एक तरह से, है ना। तो इसमें अगर जल गिर जाता, इसमें आग लग जाता, रिएक्शन हो जाता, तब तो गड़बड़ हो जाता ना। इसीलिए भाई कारण क्या है कि इतना दम ही नहीं है अधातु के पास जो हाइड्रोजन को वहां से बाहर निकाल पाए, ठीक है। इसलिए अभिक्रिया नहीं होती है। आगे हम बात करें अधातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ। पहला नंबर, अधातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ भी नहीं होता है। डाइल्यूट अम्ल, तनु अम्ल के साथ अधातु का अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ नहीं होता। यानी कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी आप अधातु ले लो, कोई भी आप अधातु ले लो और उसका अभिक्रिया HCl के साथ करा दो या कोई अम्ल के साथ करा दो, तो अधातु के पास इतना दम नहीं है। क्या? अधातु के पास इतना दम नहीं है जो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे। तो यहां भी वही बात था, यहां भी वही बात है। अधातु को इतना दम नहीं है, यानी अधातु कमजोर है, हाइड्रोजन ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रांग है। अब अधातु को दम रहेगा तभी ना हाइड्रोजन को लड़ाई पीट करके इसको बाहर निकाल देगा, ठेल देगा। लेकिन इतना दम नहीं है, इसलिए यहां पर अभिक्रिया नहीं होगी। नो रिएक्शन, रिएक्शन वहां नहीं होगा। समझ में आया? चलो अब आगे बात करते हैं। अगला ये देखो, अधातु का अभिक्रिया लवणीय विलयन के साथ होगा तो क्या होगा। यानी अधातु का अभिक्रिया अधातु प्लस लवणीय विलयन, लवणी नहीं लवणीय विलयन, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक अभिक्रिया हो जाती है जिसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है भाई? तो देखो, आप एक एग्जांपल में लेता हूं। जैसे आप अधातु ले लो क्लोरीन, क्या ले लो? क्लोरीन ले लिया मैंने, Cl2। क्लोरीन कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, पता है ना। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रहेगा, वो H2 के फॉर्म में रहेगा। ब्रोमीन भी अकेला नहीं रहेगा, B2 के फॉर्म में रहेगा। क्लोरीन भी अकेला नहीं रहेगा, Cl2 के फॉर्म में रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी अकेला नहीं रहेगा, मतलब सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं। फिर ऑक्सीजन भी अकेला नहीं रहेगा, O2 के फॉर्म में रहेगा। नाइट्रोजन भी अकेला नहीं रहेगा, N2 के फॉर्म में रहेगा। डाई एटॉमिक के फॉर्म में रहता है, यानी दुद्दू को इसके अंदर परमाणु होता है, अकेला नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्लोरीन लिया। एक लवणीय विलयन ले लो भाई। लवणीय विलयन में ले लेता हूं NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। Na को सोडियम, Br को ब्रोमाइड। अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो अब क्या होगा, अब बताता हूं मैं। देखो, क्लोरीन जो है ना, क्या बनेगा? हाँ, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बताता हूं कैसे होगा। तो यहां पर क्लोरीन जो है ना, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है। किससे? ब्रोमीन से। अगर अभिक्रियाशील श्रेणी की बात करूं तो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। यह है हेलोजन का, यह है हेलोजन समूह का अभिक्रियाशील श्रेणी। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, तब आयोडीन। अब देखो यहां पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन से ज्यादा अभिक्रियाशील क्लोरीन है। तो कहेगा अच्छा बेटा रुक, इसको आया मारेगा, एक लात मारेगा इसको, क्लोरीन ब्रोमीन को एक लात मारेगा, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत है, ये कम मजबूत है। समझ में आ रहा है? और एक लात मारेगा ब्रोमीन को, उसकी जगह से हटा देगा। तो यहां पर ब्रोमीन तुमको लटकता हुआ नजर आएगा और यहां पर बन जाएगा NaCl। अरे यहां पे क्लोरीन इसकी जगह पे आना है, ये तो ब्रोमीन गया,
भुइयां के खेत में, ये अब आया Cl लग गया तो NaCl बन जाएगा, तो यहां पर NaCl बन जाएगा। तो यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया ही तो है ना, कि एक अभिक्रियाशील धातु या अधातु आया, एक लात मारा अपने से कम अभिक्रियाशील वाले को और उसके लवणीय विलयन से बाहर कर दिया, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में ऐसा पढ़े होगे आप, विस्थापन अभिक्रिया में, है ना, जब एक अभिक्रियाशील धातु या अधातु आता है, अपने से कम अभिक्रियाशील वाले धातु को या अधातु को उसके लवणीय विलयन से बाहर निकाल देता है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वही चीज तो यहाँ पे हुआ है ना। तो ये होता है, अगर अधातु का अभिक्रिया लवणीय विलयन के साथ होगा तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। तो इसको भी आप नोट कर ले, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, अब हम बताएंगे आप लोगों को कि अगर अधातु का अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ हो जाए तो क्या होगा। अधातु ले लो भाई, हाइड्रोजन ले लेता हूं, ये एक अधातु होता है और इसका अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा दो, क्लोरीन Cl2, तो यहां पर जो चीज बनती है ना वो क्या होती है, वो होती है HCl। ये देखो, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है। अब यहां पर सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगा, बिपाशा बताओ, यहां पर जो HCl बनेगा वो किस अवस्था में होगा? एक्वस में होगा। यहां जल तुमको नजर आ रहा है क्या? कहीं गैस में होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी सॉलिड ठोस में नहीं मिल सकता, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या यहां पर जो है HCl गैसियस अवस्था में होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैसियस अवस्था में होता है वो हमारे लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। क्यों? ये एसिड अभी नहीं है। क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को? कोई भी अम्ल, कोई भी एसिड अपना अम्लीय गुण तब तक प्रदर्शित नहीं करेगा जब तक उसके अंदर बिल्कुल भी थोड़ा भी इतना सा भी पानी ना हो। तन को पानी आ गया, इसमें अपना अम्लीय गुण दिखाने लगेगा। लेकिन अगर पानी नहीं है, अभी गैस है, इसके पास पानी बिल्कुल है ही नहीं, तो अम्लीय गुण प्रदर्शित ही नहीं करेगा ये, है ना। मुंह क्या ऐसे कर रही हो? सही तो बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं समझी? ऐसा नहीं पढ़ाए थे हम? पढ़ाए थे, तुम ध्यान ही नहीं दी होगी, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, आ गया समझ में तुम लोग को भी? चलो, तो अगर अधातु का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होगा तो यहां पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर अधातु का अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ होता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? अरे भाई, यहां पर मैंने अधातु हाइड्रोजन ले लिया है, तो क्लोरीन का साथ अभिक्रिया हुआ है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। तो यहां पर अगर अधातु का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ हो जाए तो क्या बनेगा? बताओ। अधातु का अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ हो जाए तो क्या बनेगा? नहीं, इसको कोवेलेंट क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट क्लोराइड। कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? सहसंयोजक बंधन। तो अगर अधातु का अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ हो तो यहां पर क्या बनता है? कोवेलेंट क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कोवेलेंट क्लोराइड बनता है। यानी कोवेलेंट क्लोराइड कहने का मतलब हुआ कि यहां जो भी यौगिक बना है वो कैसा, इसके बीच में कैसा आबंध बनेगा, कैसा बॉन्डिंग होगा? वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो देखिए क्लोरीन होता है, इसमें यहां पर 2 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 2 होगा। देखिए अभी मैं ये चीज आप लोग को नहीं पढ़ाया हूं, इसी चैप्टर में आगे पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये क्लोरीन इधर शेयर कर लिया और ये जो है हमारा ये हाइड्रोजन वो इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है, अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। तो इसके बीच में जो बंधन बन रहा है यही है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजन बंधन इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। ये अभी आगे पढ़ाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो ये बात होता है कि अगर अधातु का अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ होता है तो यहां पर कोवेलेंट क्लोराइड बनता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यह पहला एग्जांपल था, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर फास्फोरस, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, किससे पूछ लूं? पहले आयुष बता दो तुम कि हमारा जो फास्फोरस होता है हमारे प्रकृति में किस फॉर्म में मिलता है, हम लोगों को किस फॉर्म में मिलता है? यानी जैसे अभी हम आपको बताए ना कि क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन गैस Br2 के फॉर्म में मिलता है, तो उसी तरह से फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? नहीं, एक मिनट, आपसे ना पूछ रहा हूं मैं भी भाषा, तुमसे फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? आप लोग को भी अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है? जल्दी से बोलिए। क्या जो वो बोल रही है वो काहे बोल रहे हैं? अपना दिमाग लगाइए, आपके सर पढ़ाए होंगे ना ये चीज। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए जी बिपाशा। अरे मोनो एटम मतलब अकेला फास्फोरस रहेगा, यही ना आपका कहना है? हो ही नहीं सकता। याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर P4 होता है, ठीक है? फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4 के फॉर्म में। और इसका अगर क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन करवा दोगे तो PCl3 बन जाएगा। सॉरी, क्या बन जाएगा? PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, ठीक है? आप इसको संतुलित कर देना, बैलेंस कर लेना, ठीक है? अब चलो भाई, अगर अगला हम बात करें अधातु का अभिक्रिया या अगर हाइड्रोजन के साथ हो जाए तो क्या बनेगा? ये लास्ट है। अगर अधातु का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ बनेगा तो क्या होगा? तो देखो भाई, हम यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का। यह हाइड्रोजन हम ले लिया और इसका हम अधातु के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बनने वाला है वो बनेगा H2S। क्या बनेगा? H2S। इसको बोलते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये गैस होगा, ये होगा सॉलिड और ये होगा गैस। अब देखो ये जो है ना, ये यहाँ पर बना है जो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसका जो है ना महक बहुत खराब होता है, ठीक है? बहुत ही बेकार महकेगा, सरे अंडे की तरह महकता है ना। तो अगर हाइड्रोजन का अभिक्रिया सल्फर के साथ हो और धातु के साथ हो तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? ये बनेगा। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। अब कोवेलेंट हाइड्राइड क्यों बोलते हैं अब बताते हैं। क्योंकि यहां पर पहला नंबर जो बॉन्डिंग होगा, इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा, ये देखिए सल्फर जो होता है 1 2 3 4 5 6 होता है इसका, है ना? और यहां पर हाइड्रोजन, देखिए भाई आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये मतलब बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो होता है ना, तो वो मैं बताऊंगा। इसको लुईस बिंदु संरचना भी बोलते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, टेंशन वाली बात नहीं। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, तो यहाँ पर जो शेयर करेगा तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, ये होता है सहसंयोजन बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना? और ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी है, तो इसी के लिए कोवेलेंट हाइड्राइड यहाँ पर इसको बताया गया है। तो अगर धातु का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो जाए तो यहाँ पर क्या बनता है? कोवेलेंट हाइड्राइड बनता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया? जल्दी से नोट कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हमने धातु तथा अधातु दोनों का रासायनिक गुण बढ़िया से सीख लिए हैं। तो चलिए बच्चों, ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।